चलिए, तो कल हम आप लोगों को बता रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन तो लिख लो, है ना? डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, लिख लो। द सम ऑफ पावर्स टू विच the sum of powers to which the concentration terms are raised, the sum of powers to which the concentration terms are raised in the rate law equation, the sum of powers to which the concentration terms are raised in the rate law equation to observe the rate of reaction, to observe the rate of reaction। ठीक है, इसी बेसिस पे बेटा, इसी बेसिस पे अलग अलग प्रकार के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। पहली लिखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन, देख रहा बेटा, जैसे मान लो लिखा हो H2 + Cl2 in presence of HNu forms 2HCl। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो K H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, यानी कि इन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ R किसके बराबर हो जाएगा? K के बराबर होगा। और ऐसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा? 0। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी रिएक्शंस का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। इन रिएक्शंस का जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। हमको आगे बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, और रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर्मूला था मोल की पावर 1 - n, नहीं, मोल की पावर 1 - n था, लीटर की पावर n - 1 पर सेकेंड। तो जहां जहां n है वहां क्या लिख दोगे? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? सेम, ये यूनिट्स होती है। बोलो, बात समझ आई? और ऐसी रिएक्शन के लिए रेट इज independent of initial concentration। रख दो। कुछ बचा कि नहीं बचा? जाओ ऐसा कैमलिन व्हाइट बोर्ड अच्छी वाली लगेगा। हाँ देखो, ये लिख लिया, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। हाँ बेटा, जीरो ऑर्डर, क्योंकि n 0 है। सबको आ गया समझ में? भैया थोड़ा सा वीडियो बुला इसको सही। अनंत लाइट जला दो बेटा वो।
एक और किनारे किनारे। लिख लिया सबने? फिर लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है भैया? जैसे एक रिएक्शन है PCl5 gives PCl3 plus Cl2 और इस रिएक्शन का बगल में रेट दिया है K PCl5, तो इस रिएक्शन को जो ऑर्डर है वो क्या हो गया? क्योंकि पावर में क्या है 1। अब भैया इस रिएक्शन के लिए भी रेट की यूनिट तो वही रहेगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 पर सेकेंड, तो बचेगा क्या? पर सेकेंड। पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर, केवल टाइम डिपेंडेंसी हो तो क्या है? ये के जो है टाइम पर डिपेंड है। बात समझ में आ गई? अब देखो एक और यूनिट होती है के की, एटीएम की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड की, n माइनस पर सेकेंड। बस भाई n की जगह क्या लिखते चले जाना है? लिख लो जल्दी जल्दी, किए रहो। इसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर लोगे और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर लोगे। बात समझ में आ गई? n की जगह 2 लिखोगे, n की जगह 3 लिखोगे। फिर लिखिए अगला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबको आ गया समझ में? अब जैसे एक सवाल है हमारा, छोड़ो पहले मॉलिक्यूलरिटी लगे हाथ समझ लेते हैं। टॉपिक डालो, लिखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया, अब लिखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये बेटा ध्यान दीजिएगा, जैसे H2O2 फॉर्म्स H2O प्लस हाफ O2, तो इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1। मतलब ये रिएक्शन हो गई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सही है? या एक रिएक्शन हो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, तो ये कौन सी होगी? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है? फिर एक रिएक्शन होगी ट्राई या टर मॉलिक्यूलर, अगर इस रिएक्शन में कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं? वो रिएक्शन बोल सकते हो 3 मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हो रिएक्शन में, ऐसी कोई रिएक्शन बोल है बेटा?
डाइजोनियम सॉल्ट। देखो 2NO plus O2 gives 2NO2। दो और एक कितने हो गए? 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो। नहीं समझ में आया? ये सिंपल रिएक्शंस हैं जो एक स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शंस, सिंपल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी कैन बी आइदर 1, 2 और 3। अगर मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन 3 से ज्यादा होने लग जाए तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाती है जी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, फिलहाल सिंपल मॉलिक्यूल्स की सिंपल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 1, 2, 3 ही होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या लिखूं? The number of reacting species, the number of reacting species, ब्रैकेट में molecules, atoms, ions. The number of reacting species, molecules, atoms, ions, which collide simultaneously to bring about a chemical reaction, जो आपस में टकरा के एक केमिकल रिएक्शन को पूरा करेंगे। bring about a chemical reaction is called molecularity। आ गया समझ में? ये 3 टाइप्स लिख लो, यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर। हो गया? तो हम क्या कह रहे थे बेटा, जो सिंपल रिएक्शंस होंगी उनकी मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 या, अब नोट करके लिखो एक चीज हो क्या, इफ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, if the number of reacting species taking part in the reaction, if the number of reacting species taking part in the reaction are more than 3, मतलब 4 या 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो 2 आपस में टकराएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो तीनों एक दूसरे से आपस में टकराएंगे, 4 मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसका मतलब वो आपस में टकराने चाहिए ना। अगर 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो उनसे निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो फिजिबल, मतलब एक ही सिंगल स्टेप में वो फिजिबल नहीं होगी। मतलब अगर रिएक्शन में 4 या 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे तो आप उस रिएक्शन को एक स्टेप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उसके लिए कई स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, जनरली 2 बनते हैं। बात समझ में आ रही है? सच रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या लिखा हमने? more than 3 such reactions are called complex reactions. Such reactions are called complex reactions. Such reactions are called complex reactions. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा है 2NO2 देखना, एक ही एग्जाम्पल दिया है प्लस F2 gives 2NO2F। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, क्या हो? मान लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या बोला मैंने? अगर ये कॉम्प्लेक्स, वैसे तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी अभी 3 दिखाई दे रही है, लेकिन मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जो है हम लोग कई स्टेप्स में लिख देंगे। तो इसके 2 स्टेप जो होंगे, ध्यान देना बेटा,
स्टेप 1, इसी रिएक्शन का स्टेप 1, NO2 प्लस F2, NO2F प्लस F, NO2 प्लस F2, NO2F प्लस F। और दूसरे स्टेप में ये जो NO2F बनेगा, अच्छा एक NO2 यूज कर लिया, एक और यूज कर लो, NO2 ये वाला एक और यहां से एक निकला है F, ये भी क्या बना देगा NO2F। समझे हमने क्या कहा? एक NO2F2 से कंबाइन करके NO2F प्लस F बनाया, बचा हुआ NO2 निकले हुए F से कंबाइन करके NO2F बना दिया, और कितने NO2F हो गए? 2 NO2F हो गए। अब इसमें जो ये वाला स्टेप है, इसके बगल में लिखा होगा कि ये स्लो स्टेप, और ये वाला स्टेप कौन सा है? फास्ट स्टेप। अब जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जो रेट होगा वो इसका होगा। मान लीजिए इसका रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है K, NO2 और F2 ये दिया होगा आपको, तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां से ऑर्डर कैलकुलेट। नहीं समझ में आया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। आगे बढ़े, देखो बेटा, अब देखो आपने मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ा, आपने ऑर्डर पढ़ा, दोनों में डिफरेंस क्या है? हटाओ, सभी लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना? पढ़ाई करते रहो बेटा। देखो, एक तरफ है मॉलिक्यूलैरिटी जो अभी हमने पढ़ी, और एक तरफ क्या है? ऑर्डर। मॉलिक्यूलैरिटी और मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर। देखो, पहली बात तो एक डिफरेंस तो इन दोनों के बीच की डेफिनेशन हो गई। मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन क्या लिखा है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर? द सम ऑफ पावर्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स इन अ रेट लॉ आर रेज्ड। सभी पावर्स को, रेट लॉ के सभी पावर्स को जोड़ दो तो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ रही? तो मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर। मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी 1, 2 और 3 फॉर सिंपल रिएक्शंस, है ना? ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, फ्रैक्शन में भी हो सकता है ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? ऑर्डर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये दो ऑर्डर नेगेटिव भी होता है, ऑर्डर जो है वो नेगेटिव भी होता है, ठीक है? लिखना है कुछ? अरे तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव होता है, ये सोच रहे हैं, ठीक है? आओ, अच्छा सब लोग इधर देखो बेटा, ये डिफरेंस आप लोगों को घर से किताब से लिख के आना है। मॉलिक्यूलैरिटी एक तरफ लिखो, ऑर्डर एक तरफ लिखो, और 8-10 लाइन छोड़ दो, ये घर से करके आएंगे, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। आओ, सवाल है, पहला सवाल देखिएगा। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए A+2B gives C। इस रिएक्शन का रेट लॉ दिया है K, A की पावर 1/2, B की पावर 3/2। तो अंश बताएंगे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, कितना आएगा? 1/2 प्लस 3/2 कितना आएगा? तो इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल लोगे, मोल की पावर 1 - m, लीटर की पावर n - 1 पर सेकंड से आ जाएगी यूनिट,
रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन की तो वही रहेगी मोल पर लीटर पर। तो करने की जरूरत है क्वेश्चन? कोई जरूरत नहीं, घर पे कीजिएगा आराम से, और घर पे कीजिएगा। अगला देखो भैया सवाल क्या है। अगर K की वैल्यू 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड है, सान्या अगर K की वैल्यू ये है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। अगर K की वैल्यू ये है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए सान्या। फिर नहीं पढ़ाई करके और क्या ही। हाँ प्रियम, इससे किससे पता चल, वही हम भी सोचे, इससे कहाँ पता चल जाए भाई, गलत सवाल पूछ रहे हैं आप। K के लिए यूनिट का फॉर्मूला होता है मोल की पावर 1 माइनस n लीटर की पावर n माइनस 1 पर। तो आंखों से देखोगे तो 1 माइनस n किसके बराबर है? तो n की वैल्यू कितनी आ गई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई? अभी इसलिए तो हम बता ही रहे थे, इतना बिल्डअप बनाया कि का निकाल निकाल के, और आता है जब क्वेश्चन आया तो खेला खत्म हो गया। ये समझ आ गया? अगला सवाल एक और है अंश बाबू से। अब अंश बताओ, अगर लिखा है अंश 3.69 इंटू 10 की पावर -8 ATM पर सेकेंड, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? हाँ तिवारी जी, ATM की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड होता है फॉर्मूला। तो 1 माइनस n किसके बराबर है? तो n क्या हो गया? 0। 12वीं क्लास के बच्चों को प्लस माइनस बताना पड़ता है, तो वो इसको भी देख के 2 बोलेंगे। अच्छा आया कि नहीं आया समझ में? आ गया, अच्छी। कोई सब लिखना है सब चीज जैसा मन भैया आपके ऊपर है, आप लिखना लिख लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा टेस्ट कैसे हो रहे हैं? हाँ बताइए, आज कौन सा है? फिजिक्स हो गया? अभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हुआ है, मैथ हो गया है, बायो हो गया। हटा दें? अगला सवाल देखो, ये सब सवाल आपकी किताबों में होते हैं, है ना? करना क्या होता है, जिसको जैसे अंश 80% नंबर अगर अभी भी तुमको चाहिए, मतलब क्या देख रहे हो? वही इसमें 80% अगर तुमको चाहिए तो हम 2 सब्जेक्ट एक दिन में कराते हैं, है ना? 2 घंटा एक सब्जेक्ट, 2 घंटा एक सब्जेक्ट। घर जाके क्वेश्चंस लगाओ। नहीं आएंगे 80% तुम्हारे, आएंगे? अभी सवाल देखिए अगला क्या है। एक रिएक्शन है A + 2B + 3C गिव्स प्रोडक्ट P। इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन दिया है K ABC²। अब हमारा सवाल है अनंत बाबू से, what would be the change in the rate of reaction if concentration of C is doubled? अगर C के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट में क्या चेंज आएगा? 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? अगला सवाल है शेखर बाबू, अगर A को आधा कर दोगे तो रेट में क्या चेंज आएगा? आधा हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा चौधरी साहब से, अगर चौधरी साहब B और C दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दें, 8 गुना हो जाएगा। इस तरह समझ गया ना? हो गया क्या? ठीक, कल कराया था क्या? अगला सवाल है, देखिएगा,
द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन बिकम्स हाफ। रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाती है जब वॉल्यूम डबल हो जाता है। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन आधी हो जाती है जब वॉल्यूम क्या होता है। तो बताओ रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सोचिए, आप सोचिए। अगर वॉल्यूम आधा करा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। सुनो, वॉल्यूम के आधा होने से कंसंट्रेशन डबल हो गया होगा। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम के आधा होने से कंसंट्रेशन डबल, और कंसंट्रेशन का डबल और रेट भी डबल, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नहीं समझे मेरी बात? क्वेश्चन में क्या बोला था? वॉल्यूम आधा होने से रेट डबल हो रहा है। तो वॉल्यूम आधा होने से रेट क्यों डबल हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम आधा होने से कंसंट्रेशन डबल हो रही है, और कंसंट्रेशन डबल होने से रेट डबल होने का मतलब है पावर ऑफ कंसंट्रेशन 1 ही रही होगी ना, तभी उसके डबल होने से डबल हुआ। अगर बोलता रेट 4 गुना हो रहा है तो ऑर्डर क्या हो जाता है? समझ गए? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई समस्या? अच्छा, एक जरूरी बात और बता दें, लिख लो। चलो, इसमें दिख नहीं रहा है, वो यानी कहाँ है? और 2 थोड़ी थे। देखो देखो बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो पी वाला स्यूडो, झूठा, फॉल्स, फिक्टिशियस, बुरेबाज। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? देखो, द रिएक्शन which appears to be of higher order, the reaction which appears to be of higher order, the reaction which appears to be of higher order but is actually of first order, एक ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा ऑर्डर की लगे, हायर ऑर्डर की लगे, बट इज एक्चुअली ऑफ, जैसे CH3COO C2H5 अमन, इसका नाम क्या है? जिसको जिसको आता है हाथ उठाओ, वरना हम बेइज्जती मारेंगे। बस इतने लोग को आता है? हाँ शिखर, चलो कुछ तो करीब आए हो। ये इथाइल है फिलहाल, इथाइल इथेनोएट है, ये बहुत हम देख, कुछ तक तुम करीब आ गए हो की बात। इथाइल इथेनोएट में पानी डाला तो ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से CH3COOH बनाएगा और C2H5OH, है ना? तो ये एस्टरिफिकेशन की उल्टी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है ये। तो देखने में रिएक्शन जो है 2 ऑर्डर की लगेगी, लेकिन इसका जो रेट होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? CH3COO C2H5 पे। तो देखने में 2 ऑर्डर की है, लेकिन है एक्चुअली में कौन सी ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की। तो एग्जांपल लिख दीजिए। हाँ, ये भी हम बता दें। देखो बेटा, बोले
ऐसी रिएक्शंस में ये जो पानी होता है ये लार्ज एक्सेस में लिया जाता है, मतलब इसको एक्सेस में लिया जाता है। तो इसका काम है डाइल्यूशन बढ़ाना, इसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। तो जब भी कभी मान लो एक रिएक्शन लिख दिया A + B गिव्स C और इसका रेट भी लिख दिया गलती से K, A की पावर 1 और B की पावर 1/2, और साथ ही में क्वेश्चन में ये भी लिख दिया वेदांत बाबू एंड B इज टेकन इन एक्सेस, तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि B से आपका कोई मतलब नहीं है, जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर लिख दे पानी एक्सेस में लिया जा रहा है तो ये रेट में हिस्सा नहीं लेगा, भले रेट एक्सप्रेशन में लिखा हो लेकिन ये इसमें हिस्सा नहीं लेगा। नहीं है समझ में? हाँ, ये बातें ध्यान रखना छोटी छोटी। फिर लिखो स्यूडो यूनिमोलिकुलर, लिखा है? ये सब वीडियो आप ही लोग के लिए बन रही है कि आप देख लें, पढ़ लें, समझ आता है, इससे आ जाता है ना, क्योंकि अभी 4 महीने बाद ये फिर भूल जाओगे, है ना? देखो क्या बोला, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये जो है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी है और स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी है। अब स्यूडो यूनिमोलिकुलर का मतलब कि भैया ये है, तो देखो डेफिनेशन लिख लो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 1, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 1। हाँ, तो अखंडा हमने क्या कहा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये स्यूडो यूनिमोलिकुलर नहीं है ऐसा। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्या पढ़ा है कल से लेके आज तक, क्या क्या पढ़ा है आगे समझ में आ गया है? अब आप लोग टॉपिक डालो। लगभग सेम है, बस डेफिनेशन जो है अलग अलग, समझने के लिए अलग अलग है। चलो, हाँ तो भाई हमने क्या कहा, देखो अब नया टॉपिक यहां से है, देखो रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट P। सुनना बेटा, इस रिएक्शन के लिए A गिव्स प्रोडक्ट P के लिए R जो होगा वो होगा -dA/dt, -dA/dt इंस्टेंटेनियस रेट। ऑल्सो इसी रिएक्शन का जो रेट है वो K × A की पावर 0 पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। तो यानी कि ये R किसके बराबर हो गया, K के, तो -dA/dt और R इक्वल टू क्या आ गया, K आ गया। कोई समस्या? इन दोनों को इक्वेट कर दो, -dA/dt इज इक्वल टू K, तो -dA = K dt। अब इंटीग्रेट कर दो, यहां तक समझ में आया? अब देखो जब टाइम क्या था, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई होगी तब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी A0,
कुछ टाइम बीतने के बाद जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ए। आगे समझ में। अब डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए नॉट से लेके ए, और डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेके 1। तो a माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी माइनस अंदर ले जाओ तो ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी। तो यहां से k का फॉर्मूला आ गया ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। कोई समस्या किसी? देखो हाँ, तो भैया देखो इसके बाद ये क्लियर हो गया सबको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जरा हम एक चीज आपको बता दें, दो ग्राफ यहां पे प्लॉट कर लो, देखना बेटा। एक ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ग्राफ क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये आ गया समझ में। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना लेते हैं, ये हटा देना। देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं। इस इक्वेशन को देखो, ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी। तो ए माइनस ए इक्वल टू माइनस ए नॉट प्लस ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये है समझ में। वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन को लिख दें, एक्स एक्सिस पे टाइम को लिख दें, प्लस सी कर दें। दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन को लिखा, x एक्सिस पे टाइम को लिखा। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। स्लोप कितनी है, माइनस के, इसका मतलब ऐसे बनेगा। इसका जो स्लोप है वो माइनस के है। y इंटरसेप्ट जो है वो a नॉट है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, a नॉट। नहीं समझ में आया? तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन टाइम पे डिपेंड करता है, समय बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? कौन सा स्टेप? क्या ये आपको समझ में आ गया था? तो ये ऐसे लिख दिया, a की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जानती है, तो स्लोप कितना है इसका, माइनस के। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, मतलब घटता ग्राफ है। और y इंटरसेप्ट कितना है, a नॉट। टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होती चलेगी। समझ गए? बहुत आगे बढ़ते हैं। पानी दे दिया हमको, लिख लो फिर। इसके बाद है, ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब हम लोग यही चीज जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? हटा दें, जल्दी जल्दी करो भाई। ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम लिखा तो है ग्राफ। चल लिखो, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ा, अब हम लोग किसका पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट पढ़ेंगे। देखो यार
नहीं चाहिए। अब सभी लोग इधर ध्यान दो बेटा। अगर एक रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट P और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब पहले तो R होगा क्या, माइनस dA/dt, यही होगा, सुन रहे हो। ऑल्सो R इक्वल टू K A की पावर 1 होगा, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो माइनस dA/dt इक्वल टू KA आएगा। तो माइनस dA/A इक्वल टू KdT। समझ आ रहा है? इंटीग्रेट मारो, इंटीग्रेशन dt। अब हमको ये बताइए log a का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू a? 1/a। तो 1/a का इंटीग्रेशन क्या होगा? log a k। dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया? t। यहां पे सबको आ गया समझ में? अब जब नहीं आएगा समझ में, dA का काम है हम इंटीग्रेट कराना और 1/a का इंटीग्रेशन होता है log a। रखना पड़ेगा बाय 1, है ना? अब अगर ध्यान दो बेटा, जब टाइम था 0 तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? कुछ टाइम बीतने के बाद कंसंट्रेशन क्या हो गई? A। तो log पहले A की जगह लिखोगे A, माइनस A की जगह क्या लिखोगे? A0 इक्वल टू K T माइनस 0। सही है? तो log A माइनस log A0 क्या होगा? A/A0। बेस में क्या छुपा है? इक्वल टू K2। बात समझ में आ रही है? ये माइनस, एक काम करें, माइनस अंदर ले लो, log A0 माइनस log A इक्वल टू KT, log A0/A इक्वल टू KT। बेस में क्या छुपा है? सही है। अच्छा, बेस की हट के अगर बेस 10 आ जाए तो आगे क्या मल्टीप्लाई होता है? 2.30 इक्वल टू KT। तो यहां से K का फॉर्मूला आ गया 2.303/T log A0 डिवाइडेड बाई A। बेस में क्या है? ये K का फॉर्मूला आ गया। आया समझ में? कर लो। आओ आगे ध्यान दो। क्या सब लोग को ये समझ आ गया है? पक्का आ गया है? ठीक है। अभी इसी से हम लोग ग्राफ समझ लेते हैं। सबसे पहले है देखो, यहां से या इसी फॉर्मूले से समझ लो, फ्रॉम K इक्वल्स टू 2.303/T log A0/A और बेस में है 10। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं शिखर। तो क्या ये KT डिवाइडेड बाई 2.303 लिखा जा सकता है? log A0/A, बेस में क्या है? 10। ये इधर गया, ये इधर आ गया। अब log M/N का फॉर्मूला log A0 बेस 10 माइनस log A बेस 10। log A को उठा के उधर ले जाओ, तो log A को हम लोग इधर ले आए, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस log A0 हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ आई? अब हम लोग जो है इस इक्वेशन को कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c से। सुन रहे हो ना सब लोग? और y एक्सिस पे जो है,
तो आप लोग बड़ा बड़ा बनाना। वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? लॉग ए। क्या लिखा? एक्स का है लॉग ए, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे किसको लिखोगे? टी को। तो लॉग ए वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा? इसकी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो घटा दिया जाए तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बन गया। इसकी जो स्लोप है वो है कितनी? -k डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट। और y इंटरसेप्ट कौन है? तो यहाँ क्या लिखोगे? log a नॉट बेस 10। log a नॉट और बेस में 10। आया कि नहीं आया समझ में? अब ये क्वेश्चन क्या बनता है? या तो आप सीधा ग्राफ बनाने को कह देगा, या फिर आपको log a वर्सेस t का स्लोप दे देगा और कहेगा k बताओ। तो स्लोप देगा, स्लोप को 2.303 से मल्टीप्लाई करा देना, क्या आ जाएगी? k की वैल्यू बचेगी। नहीं समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया क्लियर हो गया होगा, इस टॉपिक पे क्वेश्चन कर लिए जाए, है ना? नहीं किए जाए? हाँ देख, आइए अभी तक जो बताया है उस पे न्यूमेरिकल देखो बेटा, ध्यान दो। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लैटिनम की सतह पे एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें ये बात क्लियर है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके फॉर्मूले हमने आपको लिखवा दिए हैं। इफ रेट कांस्टेंट इज, अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 4 × 10⁻³ m पर सेकेंड। m मतलब मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी जो कह लो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 m टू 0.064 m? कितना समय लगेगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ उसको बनाने? हो जाएगा। क्या लिखवाएं? k का फॉर्मूला a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाई, तो सारा सवाल है मत करो, ठीक है? अब है नहीं आया आज, अब छुट्टी नहीं मारते। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखो। एक सवाल, it takes 5 minutes for a first order reaction. It takes 5 minutes for a first order reaction to complete 60%. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 5 मिनट लगता है 60% पूरा होने के लिए। How long will it take to complete 90% of the reaction? How long will it take to complete 90% of reaction? How long will it take to complete 90% of reaction? आओ देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% कंप्लीट होने के लिए 5 मिनट लेती है, तो 90% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लेगी ये बताना है। कोई बता सकता है? हाँ नहीं, 7:30 सही। आओ बाकी लोग इधर देखो बेटा, ये हर जगह यूनिटरी मेथड जो लगाने बैठ जाते हो तुम लोग, गधों, डिपेंडेंसी जानते नहीं हो, यूनिटरी लपेट देते हो हर जगह। आओ इधर देखो, पहले तो k का फॉर्मूला होता है 2. अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं, केस 1 60% कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है? तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू a नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ले लिया?
तो जो बची हुई रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी ए, वो अच्छा 60% कंप्लीट हो गए तो बची कितनी? 40% ऑफ ए नॉट जो है रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी। 40 ए नॉट बाई 100, 2/5 ए नॉट। बोलो ये बात समझ में आ गई? अब ये ए नॉट है और ये ए है। अब के निकाल दो। के निकालने का फॉर्मूला 2.303 बाई टी ए नॉट बाई, तो 2.303 बाई कितना टाइम लगा? लॉग ए नॉट है, ए की जगह क्या लिखोगे? 2/5 ए नॉट, 2.303 बाई 5 log 5/2। अब log 5/2 सॉल्व कर लोगे, log 5 माइनस log 2, यहां से k की वैल्यू आएगी 2.303 बाई 5। log 5/2 सॉल्व करने के लिए log 5 की वैल्यू को log 2 की वैल्यू से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ये k आ गया, ये आ जाएगा यहां से। इसके बाद जो है अगेन नाउ केस 2, केस में छोड़ो। अब लेट करो इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट, और कितनी परसेंट कंप्लीट हो गई? तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन 10% ऑफ ए नॉट होगी। 90 खत्म तो बची कितनी? तो 10% ऑफ ए नॉट, 10 ए नॉट बाई 100 कितनी हुई? ए नॉट बाई 10। अब फिर से के का फॉर्मूला लगा, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई के की जो वैल्यू ऊपर से है वो रखनी है यहाँ पे। तो टाइम आएगा 2.303 बाई के लॉग ए नॉट की जगह ए नॉट, ए की जगह क्या लिखोगे? ए नॉट बाई 10। तो 2.303 बाई के लॉग 10 बचेगा, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? बेस 10 पे 1 हो जाएगी। अब के की वैल्यू वहां से निकाल के बस यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। नहीं समझ में आया?